आज मैं तुम लोगों को पास्ट इंडिफिनिट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसके बारे में कहता है कि ए स्टेटमेंट गिवन बाय ए पर्सन, ए स्टेटमेंट गिवन बाय ए पर्सन। कब? पास्ट में जब कोई काम हो गया, कोई काम यदि कोई पास्ट में कोई काम हो गया, पूरा हो गया, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, वह मैट्रिक पास कर गया, वह घर पहुंच गया, उसने यह किताब पढ़ ली। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। बस इसमें एक ही चीज़ देखना है इसमें कि इसके अंत में देखोगे पास कर गया या आ लगा है। वह घर पहुंच गया तो आ, उसने यह किताब पढ़ ली तो ई। यानी ऐसा समझो कि पास्ट टेंस में कोई एक्शन के बारे में बताया जाएगा और उसके वाक्य के अंत में जो ध्वनि का जो उच्चारण हो आ से और ई से हो। जैसे गया तो आ, पढ़ ली तो ई। तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों तो एक ही बात है कि पहले समय में भी बीते समय में भी कोई काम जब समाप्त हो जाता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। तो इसको फिर पास्ट इंडिफिनिट तब क्या कहेंगे? इसके संबंध में एक विस्तार से वीडियो हम तुम लोगों को बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उस वीडियो को देख लेना। सिर्फ यहाँ पर एक पहचान बताते हैं कि जिसमें है, हूँ, हो, नहीं लगा हो, ऐसे सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे। और वही जब है, हूँ, हो लग जाएगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। उदाहरण के द्वारा ही देख लो ना। जैसे देखो, मैंने कहा कि मैंने यह किताब पढ़ ली, इसमें है, हूँ तो नहीं लगा हुआ है। अब पास्ट में किसी एक्शन के बारे में बताया गया है जो कंप्लीट हुआ है, तो मैंने यह किताब पढ़ ली तो हो गया पास्ट इंडिफिनिट। जैसे हम कहेंगे कि मैंने यह किताब पढ़ ली है, देखो पढ़ ली है लग गया, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। उसे देखो, वह घर पहुंच गया, तो है, हूँ तो नहीं लगा हुआ है, एक्शन कंप्लीटेड है पास्ट टाइम में, तो इसको हम कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट। लेकिन जैसे इसमें है लगा देंगे तो कहेंगे वह घर पहुंच गया है कह देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम डिटेल में बताएं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। यह सिर्फ पहचान के लिए बताया कि है, वो अगर नहीं लगा रहे तो हम इसको समझेंगे कि वह पास्ट इंडिफिनिट है। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसका रूल क्या है, वो कैसे बनेगा? इसका रूल वही जैसे प्रेजेंट टेंस में जैसे भी बनता था उसी तरह पास्ट टेंस में भी बनेगा, उसी तरह फ्यूचर टेंस में बनेगा। सबका एक ही पैटर्न है टेंस में, समझ लो। इसलिए प्रेजेंट टेंस में तुम ज़्यादा वीडियो भी डाले हुए थे, इसमें एक ही वीडियो में तुम जो पास्ट इंडिफिनिट समझ गए। देखो तो बस वही रूल है। सब्जेक्ट शुरू करेंगे, कोई चीज़ हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पर केवल यह देखा हो कि जब पास्ट इंडिफिनिट जब होगा तो वर्ब का दूसरा रूप लग जाएगा। यहाँ केवल ध्यान देना है। पास्ट इंडिफिनिट हुआ तो वर्ब का दूसरा रूप लग गया। जैसे मान लो कि राइट का दूसरा रूप क्या होगा? रोट। जैसे मान लो लिखते हो राइट, WRITE, राइट में लिखना, तो दूसरा रूप क्या हो जाता है? रोट, WROT। और तीसरा रूप होता है रिटन। तो दूसरा रूप जो होता है रोट, वह सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट में ही लगता है। यह भी एकदम समझ लो कि अगर पास्ट इंडिफिनिट नहीं रहता तो V2 को हमको रटना ही नहीं पड़ता। सिर्फ V1 और V3 और V2 याद करते V2 के रूप में। तो सिर्फ V2 जो है माने वर्ब का जो दूसरा रूप है सो केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट में ही लगता है और कहीं नहीं लगेगा। समझ लो यहाँ पर। तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसका वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे, उसका फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, क्लियर समझ लो। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखो, वह स्टेशन पहुंच गया, तो बस सब्जेक्ट क्या हुआ? तो ही। पहुंचना का होता है अराइव, तो लिखेंगे अराइव्ड। दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप जनरली ईडी लगा कर ही होता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, जिसकी सूची मैंने तुम लोगों को दे दिया है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी लगभग सभी वर्ब्स में उसका जो दूसरा रूप होता है ईडी लगा कर ही होता है। यहाँ भी ईडी लगा कर हुआ। अराइव होता है तो यहाँ पर हो गया अराइव्ड, तो ही अराइव्ड स्टेशन पहुँच गया। मैंने यह किताब इस पार से उस पार तक पढ़ ली, तो आई वेंट थ्रू दिस बुक।
वेंट थ्रू मतलब होता है, कोई रीड का तो जानते ही हो कि पढ़ना होता है, लेकिन अगर एक मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, अगर इस पार से उस पार तक कोई चीज़ को तुम पढ़ लोगे किसी चीज़ को, मैंने उस पार से उस पार तुम चले गए, इसका मतलब हो गया। तो उसका एक अच्छा इंग्लिश होता है गो थ्रू। तो यहाँ गो थ्रू नहीं लगा करके, चूँकि V2 का प्रयोग करना है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए लगाएंगे आई वेंट थ्रू दिस बुक। मैंने इस किताब को इस पार से उस पार तक पढ़ ली। ठीक है, अब आगे देखो इसके टाइप्स कितने होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये तो जानते हो कि एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। आई से लास्ट में ध्वनि होगा उसका, ये भी समझ गए हो। लेकिन उसमें कुछ है कि कुछ ऐसे पास्ट इंडेफिनिट होते हैं जो एडवर्ब के साथ होते हैं। एडवर्ब के बारे में जो हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब के बारे में तो लोग जानते ही हो। वो क्रिया यानी वर्ब, एक्शन जो है कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसके बारे में जब बताते हैं ना, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। तो ऐसे को हम कहेंगे हम एडवर्ब, जानते ही हो। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, लास्ट ईयर हो गया, एगो हो गया। तो ये वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे मान लो वो दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, तो स्लोली कहेंगे, तो ये हो गया एडवर्ब हो गया। वो तेज़ी से दौड़ता है, ही रन्स फास्टली, तो फास्टली जो है कैसे दौड़ता है, तो तेज़ी से, तो वो हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब तुम लोग जानते हो, इसमें अलग से वीडियो बनाए भी हैं, उसको देखना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो कुछ ऐसे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो एडवर्ब के साथ हो। जैसे देखो, हरी कल मेरे घर आया, कल मेरे घर आया, जो बीता हुआ कल था वो उस समय आया, लिखेंगे हरी केम टू माई हाउस यस्टरडे। यहाँ एडवर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब लगा करके हरी केम टू माई हाउस यस्टरडे, सब्जेक्ट केम, यहाँ केम हो गया, कम नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया केम, वर्ब का दूसरा रूप। हरी केम टू माई हाउस यस्टरडे, उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दी, तो ही लीव का नहीं होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, उसका दूसरा रूप हो जाएगा लेफ्ट, तो ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। यहाँ एडवर्ब भी है, लास्ट ईयर है, ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। मैंने एक सप्ताह पहले यह पत्र पाया, अभी नहीं पाया, मैंने एक सप्ताह पहले इस पत्र को पाया कहेंगे। तो रिसीव माने होता है प्राप्त करना, उसका दूसरा रूप देखो यहाँ रिसीव्ड हो गया, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आई रिसीव्ड दिस लेटर ए वीक एगो, एक सप्ताह पहले, एगो का होता है पहले, तो एक सप्ताह पहले, तो ए वीक एगो, आई रिसीव्ड दिस लेटर ए वीक एगो। अब आगे देखो दूसरा टाइप क्या होता है कि एक्शन कंप्लीटेड तो होता है पास्ट में, बट उसमें कोई एडवर्ब नहीं रहता है, सीधा सिंपल रहता है, बिना एडवर्ब का रहता है। जैसे देखो, मैंने दिल्ली में ड्राइविंग सीखी, ठीक है, यहाँ कोई एडवर्ब तो नहीं है, किससे सीखी, कहाँ, किस प्रकार सीखी, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, नहीं। तो यहाँ सीधे होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, बस। उसके बाद जो इतना ज़्यादा लोग बढ़ाते जाते हैं, जैसे मैंने दिल्ली में ड्राइविंग सीखी, तो आई लर्न का पास्ट टेंस या V2 होगा, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड, तो आई लर्नड ड्राइविंग इन दिल्ली, दिल्ली में सीखा। बाबर ने राणा सांगा को हराया, तो सब्जेक्ट है बाबर, लिखेंगे बाबर, हराना होता है डिफीट, उसका V2 होता है, यानी पास्ट टेंस होता है डिफीटेड। देखो इसमें भी ईडी लगा हुआ है। जनरली वर्ब में अगर दूसरा रूप बनाओगे तो जनरली क्या होता है, ईडी लगा कर ही होता है। कुछ ही रेगुलर वर्ब होते हैं जिसमें कुछ अलग से होता है। तो यहाँ होगा बाबर डिफीटेड राणा सांगा। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है, ये तुम जानते हो, कभी जो पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है उसमें जो पेस्टल में जो है सो एक भारतीय महिला जो सो मनु भाकर बहुत अच्छा किया इस पर, ब्रॉन्ज मैंने कांस्य तीसरा ही है, लेकिन कोई पदक तो जीता, ब्रॉन्ज मेडल ही है, लेकिन जीता तो मनु भाकर काफ़ी चर्चा में आई है वो मनु भाकर। तो मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता, तो मनु भाकर जीतना का होता है विन, तो उसका पास्ट टेंस हो गया, यानी V2 हो गया वन, तो मनु भाकर वन ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट दे देना है बस, ठीक है। अब आगे देखो, अब तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप क्या होता है कि किसी पुराने हैबिट को, कोई पहले समय में कोई ऐसा कोई हमेशा किसी को हैबिट है, किसी को हम जानते हो ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, या इस तरह से समझो कि वो ऐसा करता था, ऐसा नहीं, इस तरह से किसी का हैबिट है कि वो छाता लेके चलना, किसी की आदत है कि हमेशा झूठी बोलना, किसी की आदत है कि वो सत्य ही बोलना, किसी की आदत है किसी की मदद करना। तो
किसी को ओल्ड हैबिट को, पुराने हैबिट को अगर हमको तुमको बताना है पास्ट टेंस में वो ऐसा करता था, नहीं ऐसा बोला, ऐसा किया, इस तरह से सेंटेंस अगर रहेंगे तो उसमें भी पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस जैसे ही बनते हैं। जैसे हाँ, उदाहरण के तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गांधी जी, जैसे कहेंगे गांधी जी हमेशा सत्य बोले। गांधी जी हमेशा सत्य बोलते ही थे। उनका किताब का भी नाम जानते ही हो, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। उनका किताब का नाम ऑटोबायोग्राफी है। तो गांधी जी ने हमेशा सत्य बोले, तो लिखोगे गांधी जी ऑलवेज स्पोक। स्पीक का V2 होगा, मैंने पास्ट टेंस होगा, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो गांधी जी ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोला। वह हमेशा छाता लेकर चला। ही सब्जेक्ट ऑलवेज हमेशा कैरीड, कैरी मैंने ढोना, लेकर चलना, तो कैरी का पास्ट टेंस होगा कैरीड, नहीं CARY होता है कैरी, तो वाई को हटा करके ED लगा, बताया है तुमको कि पास्ट टेंस बनाते समय वाई को हटा करके IED लग जाता है। तो ही ऑलवेज कैरीड अम्ब्रेला, वह हमेशा छाता लेकर चला। मैंने उसको हमेशा मदद की। देखो मुझे धोखा दे रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है, जबकि मैंने उसको तो हमेशा मदद किया है, मैंने उसकी हमेशा मदद की। ठीक है, इस तरह से समझेंगे तो उसमें भी पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग होगा। आई ऑलवेज हेल्प्ड हिम, आई ऑलवेज हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हमेशा मदद की। ठीक है, अब टाइप 4 देखो, इसका टाइप 4 भी होता है। टाइप 4 में एक स्पेशल टाइप होता है पास्ट इंडिफिनिट का। इसमें दो तरह के वर्ब लग जाते हैं। एक यूज टू, इसका यूज टू का प्रयोग होता है। कोई चीज़ काम अगर कोई बराबर करता रहे पास्ट समय में, बीते हुए समय में, तो उसका प्रयोग होता है यूज टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कंडीशन में भी पूछता है और जानना भी चाहिए हम लोगों को। यूज टू मतलब कोई काम बराबर करना। लोग कहते हैं वो यूज टू है, इस तरह से लोग बोलते हैं लोग, ओह उसमें तो यूज टू है, वो मतलब वो बराबर काम करता है, वो ऐसा ही करता ही है, यूज टू हो गया है। तो यूज्ड टू ये पास्ट टेंस के रूप में ही है, तो इस तरह से इसमें इस्तेमाल होता है, उस तरह से करते हैं, वो मेन वर्ब से पहले ही आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा वह पुस्तकालय जाया करता था, नहीं तो आई ऑलवेज यूज टू गो, ऐसे होगा, इस तरह से यूज़ करना है। यूज टू गो, यूज टू ड्रिंक, यूज टू रीड, यूज टू स्मोक, इस तरह से करना है। मैंने हमेशा जाया करता था, तो यूज टू का गो क्या जाता था, आई यूज टू गो, आई ऑलवेज यूज टू गो दैट लाइब्रेरी। मैं हमेशा सोते वक्त उपन्यास पढ़ता था। अब ये दे करके था है, दे करके ये मत समझना कि पास्ट इंडिफिनिट नहीं है। जब यूज टू का यूज़ करना पड़े, कोई काम पास्ट टाइम में कोई चीज़ कोई बराबर करता रहता था, तो उसमें हम जब यूज टू लगा देंगे तो समझना कि उसमें वो पास्ट इंडिफिनिट का ही यूज़ है, एक तरह से स्पेशल टाइप है ये। था दे करके मत घबराना, देखना कि वो अगर वो बराबर ऐसा कोई काम कर रहा था पहले, तो यूज टू लगा करके बनाना है। जैसे मैं हमेशा सोते वक्त उपन्यास पढ़ता था, तो आई ऑलवेज यूज टू रीड नोवेल इन बेड टाइम। वह हमेशा सिगरेट पीता था। ही ऑलवेज यूज टू स्मोक, हमेशा सिगरेट पीता था। अब एक अलग हटके बना दिए हैं कि अब ये तो पास्ट इंडिफिनिट में ही है, लेकिन इसमें यूज टू का प्रयोग नहीं है। शुक्र है ईश्वर का कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। थैंक्स गॉड ही लेफ्ट स्मोकिंग, यह भी पास्ट इंडिफिनिट ही है, लेकिन यूज टू नहीं है, लेकिन इसके साथ मिलता है, इसलिए हम बना दिए, दिखला दिए हैं। वो बोला अब छोड़ दिया, शुक्र है ईश्वर का कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। थैंक्स गॉड ही लेफ्ट स्मोकिंग, उसने छोड़ दिया। लीव, लेफ्ट, V2 का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, ही लेफ्ट स्मोकिंग। ठीक है, अब इसका आगे देखो। अब जब अफर्मेटिव में इस तरह से होगा तो निश्चित रूप जानते ही हो, किसी भी टेंस में जो है उसका निगेटिव फॉर्म होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, WS फॉर्म होता है, 3 तरह के और भी फॉर्म होते हैं। तो निगेटिव फॉर्म इसका नकारात्मक रूप में नहीं वाला में क्या होगा, तो नकारात्मक वाला में इसका तो देखो कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डिड, ये जान लो। अफर्मेटिव में कहीं भी हम डिड नहीं लगा है, एक होता है एक तरह से लगेगा इम्फैटिक सेंटेंस में, ये जान लो, जो हम बाद में बताएंगे। इम्फैटिक सेंटेंस में डिड लगता है, अफर्मेटिव में भी, लेकिन अफर्मेटिव में कभी हमेशा समझ लो कि वह डिड का प्रयोग या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप दोगे और ऑब्जेक्ट दोगे। लेकिन जब निगेटिव बनाने लगोगे तो उस समय में जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, उसके बाद नोट लगा दोगे, डिड नोट, या इसको संक्षेप में हम लोग ऐसा कहते हैं डिडिंट, DIDN अपस्टॉपी T,
डिडंट कहते हैं इसको, या डिड नॉट कहो या डिडंट कहो, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद जो है सो ये डिडंट लग जाता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा चेंज देखना है, जो गौर करके देखना है। जैसे सब्जेक्ट के बाद तुम डिडंट लगाए तो वह जब वर्ब का जो दूसरा रूप था वो अब नहीं होगा, ये तो पहले ही डिड के रूप में आ गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड के रूप में आ गया, समझ लो। जैसे कि प्रेजेंट डिफिनिट में तुम देखते थे कि जब डज लग जाता था तो फिर वर्ब में जो है एस एस नहीं लगता था, वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। जब डिड लग गया एक बार तो वर्ब का दूसरा रूप नहीं होगा। यही छोटा छोटा चीज़ को गौर करना है इंग्लिश में। एक बार जब डिड लग गया, डिडंट हो गया निगेटिव में, तो वर्ब का दूसरा रूप तो फिर नहीं होगा, तो उसका पहला रूप आ जाएगा। ये ध्यान देना है केवल। और उसका फिर ऑब्जेक्ट बस वैसे ही, जैसे मैं कल रात अच्छी तरह से नहीं सोया, तो आई डिडंट स्लीप वेल अच्छी तरह से लास्ट नाइट। देखो यहाँ स्लीप है, यहाँ स्लेप्ट नहीं है। अगर मैं सोया तब तुम कहते आई स्लेप्ट, लेकिन जब मैं नहीं सोया निगेटिव कर रहे हो तो यहाँ डिडंट लगा दिए तो यहाँ वर्ब का पहला रूप आ गया। यही गौर करके देखना है। आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, आज मैं सुबह में नहीं टहला। टुडे आज आई डिडंट वॉक इन द मॉर्निंग, आई डिडंट वॉक इन द मॉर्निंग, वॉकड नहीं है, यहाँ वॉक है, वर्ब का पहला ही रूप यहाँ पर है। देख लो गौर कर, क्यों? क्योंकि हम डिडंट तो हम पहले ही लगा दिए हैं, तो आई डिडंट वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव होगा, जब निगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव होगा ही, जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। वाक्य कोई प्रश्न पूछता है जब, तो जानते हो प्रश्नवाचक में दो तरह के होते हैं। एक में होता है जो सीधे हाँ या नहीं में कहना जवाब देना होता है, एक होता है जिसमें कुछ कहना पड़ता है। तो पहले टाइप का जो होता है जिसमें सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना होता है, उस तरह का सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो बस वही जिसमें जैसे उसमें प्रेजेंट टेंस में जो रूल होता था, जो जिसमें भी रूल, सब में वही रूल होता है, इसमें भी वही रूल होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में लिखते हैं। इसमें भी देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसको हम शुरू में लिख दिए, बस और कुछ नहीं किया, बस वैसे ही है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जब जैसे डिड लग गया, ये हम बार बार जोर दे रहे हैं तुम लोगों को, कह रहे हैं इसको ध्यान देना। यहाँ लोग गलती बहुत सारे लोग करते हैं बच्चे। एक बार जब डिड लग गया तो वर्ब का फिर दूसरा रूप नहीं होगा। सिर्फ अफर्मेटिव में केवल V2 का प्रयोग होगा, बाकी ना निगेटिव में ना इंट्रोगेटिव में। एक ही जगह V2 का प्रयोग होता है, समझ लो, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में, और कहीं भी ना निगेटिव में ना इंट्रोगेटिव में ना WH टाइप में, सब में V1 ही प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ पर पहले हम डिड लगा दिए हैं, नहीं तो जैसे हम डिड लगा दिए तो वर्ब का पहला ही रूप आ गया। बस वैसे ही डिड पहले लगा दिए, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, क्या तुमने इस भाषण को पूरा पढ़ लिया? अब इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हाँ ना जवाब दिया जा सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो बस हम डिड से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट देंगे, डिड यू, तुमने, तो डिड यू। ये पूरा पढ़ लिया तो बताया है कि गो थ्रू, रीड नहीं कहेंगे, पूरा पढ़ लिया मतलब इसके आर पार पढ़ लिया। तो डिड यू गो थ्रू दिस बुक, यहाँ वेंट थ्रू नहीं लिखे हैं, यहाँ गौर करके देखना। यहाँ पहला ही वर्ब का पहला ही रूप दिए हैं, डिड जब लगा दिए तो पहला ही रूप दिए। कहेंगे डिड यू गो थ्रू दिस स्पीच, तुमने इस भाषण को पूरा पढ़ लिया, तो डिड यू गो थ्रू दिस स्पीच, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। क्या तुम मुझे भूल गए? डिड यू, डिड लगा दिए, शुरू करेंगे डिड यू मिस मी, भूल गए क्या होता है मिस करना, ठीक है। अच्छा इंग्लिश है, उसे फॉरगेट भी होता है, लेकिन एक अच्छा इंग्लिश आजकल चलता है मिस। डिड यू मिस मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। क्या तुमने इस नौकरी के लिए आवेदन दिया? फिर डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्या इस जॉब के लिए अप्लाई के साथ फॉर लगता है? नहीं, तो डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, या अप्लाइड नहीं होगा, या अप्लाई होगा, वर्ब का पहला ही रूप होगा। तो समझ ही गए हो, बार बार को दोहराने की आवश्यकता नहीं लगती है कि है। तो डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव में। अब एक टैब इसमें बच गया, वही कि WH टैब। WH टैब जानते ही हो कि जिस वाक्य में कहाँ, क्यों, कैसे, किधर, इस तरह की बातें, जैसे वाट, क्या, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह के WH वाला सेंटेंस, प्रोनाउन जो इसमें यूज़ होता है, उसको हम लोग WH टैब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ऐसे सेंटेंस तुम लोग क्या करते थे कि WH वाला जो प्रोनाउन है बस उसको शुरू में लिखते थे, अब बाकी उसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाते थे। इंट्रोगेटिव में उसी तरह बनाओगे, यहाँ भी ऐसे ही करोगे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो तुमने वहाँ क्या देखा, तो वहाँ क्या है, यहाँ पर क्या, जैसे क्या लग गया बीच में तो पहले हम व्हाट लगा देंगे और बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहने देंगे। व्हाट डिड यू सी देयर, डिड यू सी देयर, क्या तुमने वहाँ देखा, तो डिड यू सी देयर। लेकिन जब तुमने वहाँ क्या देखा लग गया, क्या लग गया बीच में, तो व्हाट का पहले प्रयोग होगा, तो होगा व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। तुमने अपना मोबाइल कहाँ गिरा दी, तो कहाँ है, तो कहाँ का वेयर पहले लगेगा, तो वेयर, बाकी इंट्रोगेटिव जैसा चलेगा। वेयर डिड यू ड्रॉप योर मोबाइल, तुमने अपने मोबाइल कहाँ गिरा दी, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम उसी तरह से लग रहा है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस में बताया तो उसी तरह पास्ट टेंस, उसी तरह से फ्यूचर टेंस भी होगा। सबका पैटर्न थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रेजेंट टेंस में डू और डज होता था, यहाँ पर सिंपल हेल्पिंग वर्ब है कि डिड है, पास्ट टेंस में डिड है। वो भी अगर डिड लगा दोगे तो वर्ब का जो है सो पहला ही रूप आएगा, दूसरा रूप नहीं आएगा, ये ध्यान देना। केवल पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक वाला, हाँ वाला, उसमें जो है सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप लिखते हैं और उसका फिर ऑब्जेक्ट डालते हैं, बस वही नियम है। अब एक टाइप तुमको शुरू में कहे थे कि तुम पूछोगे कि सर क्या हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगता है। ये चीज़ प्रेजेंट टेंस में भी तुमको बताए थे कि क्या सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज लगता है कि नहीं, तो उसमें भी लगाए थे। इसमें भी एक ऐसा पिकुलियर टाइप का, एक तरह के स्पेशल टाइप समझो का है, जिसको हम लोग कहेंगे कि उसको कहते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस होता है नहीं, तो इम्फैटिक सेंटेंस में क्या होता है, इसको इम्फैटिक सेंटेंस बोला जाता है। इम्फैटिक सेंटेंस मतलब जोर देने वाली बात, इम्फैटिक सेंटेंस, कोई चीज़ जोर देना। जैसे कोई चीज़ बार बार तुमको पूछे, जैसे तुमसे कोई पूछे कि तो पापा पूछ रहे हैं कि क्या तुमने इस किताब को पढ़ लिया, तो एक बार कहो हाँ पापा इस किताब को मैंने पढ़ लिया। वो बात कहना ये चाह रहे हैं कि तुमने इस पार से इस पार पूरा किताब पढ़ा कि नहीं, अरे तुम पूरा किताब पढ़े कि नहीं, तो उसमें तुम कहो कि मैंने पढ़ लिया, तो वहाँ पढ़ लिया जो होगा उसके पहले जो है सो वही जो हेल्पिंग वर्ब जो है डिड वो लग जाता है। तो डिड लग गया तो निश्चित है कि ये रूप जो है दूसरा रूप नहीं लगेगा, क्योंकि यस पापा आई डिड गो थ्रू दिस बुक, मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया, इस पार से उस पार पढ़ लिया। तो उसमें जब इम्फैटिक सेंटेंस हो, जोर देना किसी बात पर है, तो वैसे अगर सीधे पूछेंगे मैंने किताब को पढ़ लिया, तो यहाँ कहते आई वेंट थ्रू दिस बुक। लेकिन जब यहाँ जोर दे रहे हो कि हाँ पापा मैं कहता हूँ ना मैंने इस किताब को इस पार से पढ़ लिया, तब कहोगे यस पापा आई डिड गो थ्रू दिस बुक। डिड उसका सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो डिड और लगा दोगे, आई डिड गो थ्रू दिस बुक। मम्मी पूछिए कि तुमने लॉक ताला जो तुमने चेक किया, तो हाँ मम्मी मैंने ताला को चेक कर लिया, बंद था। अरे क्या तुम भुलक करो, तुमने चेक किया कि नहीं बोलो ना, तो उसमें कहोगे ना हाँ मम्मी मैं कहता हूँ ना मैंने चेक कर लिया ताला को, तो उसमें अगर कहोगे तब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब जो है डिड लग जाता है। कहोगे यस मॉम आई डिड चेक द लॉक, मैंने लॉक को चेक कर लिया, यह बंद था कह दिए हम, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है। लेकिन ये डिड लग जाएगा तो ये जानते ही हो कि वह प्रेजेंट दूसरा रूप वर्ब का नहीं होगा, आई डिड चेक द लॉग। ठीक है, बस इतना ही है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें प्रैक्टिस सेट में तुम लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर आगे जो है सो इसका पास्ट इम्परफेक्ट तुम लोगों को बताएंगे। 2 से 3 वीडियो में तुम्हारा टेंस खत्म हो जाएगा, उसको फिर वॉइस नए सब पर चलेंगे। ये तीनों ख़त्म कर लो, समझ लो कि 80% तो तुम्हारा इंग्लिश ख़त्म ही हो गया, और उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।